परफेक्ट क्राउन प्रिंस पार्ट 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्ट की शुरुआत 2009 के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां आचार्य कॉम्पिटिशन रखा जाता है। वहां पर रेड कपड़ों में हिजू और मिन और ब्लू कपड़ों में प्रिंस यान थे और मिक्सियो। जहां पर मिक्सियो हिजू के बारे में बुला भरा कह रहा था। उसका दोस्त कहता है, क्या तुम इस लड़की को पसंद करते जो इसके बारे में बातें करते रहते हो? वो कहता है, मैं इस लड़की को क्यों पसंद करूंगा, ये तो अपने बाप की नाजायज औलाद है। ये सब हमारा प्रिंस यान भी सुन लेता है। ये सुनकर प्रिंस यान को बहुत गुस्सा आता है। वह मिक्सियो को डांटता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो, दोबारा ऐसा मत करना कभी। ये सुनकर वे देखते हैं प्रिंस यान वे सॉरी बोलकर मुंह चुप करके बैठ जाते हैं। कुछ देर में मैच शुरू होता है। वहीं कुछ फासले पर स्कूल की मैनेजमेंट टीम भी बैठी थी, तो वहां एक रॉयल फैमिली के मिनिस्टर ने पूछा कि मतलब हीरो के राजा भी आए हुए थे मैच देखने अपने बेटे का, लेकिन वो अपने बेटे की परफॉर्मेंस देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। वे प्रिंसिपल से पूछते हैं, मैंने सुना है कि ग्राउंड की टाइम रात की बढ़ा दी गई है। तो प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं, हाँ, लैन ने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की थी कि ग्राउंड की वो टाइमिंग चेंज कर दो, इसलिए मैंने बढ़ा दी। ऐसे देखते देखते ही कुछ स्टूडेंट अपना कंपटीशन खत्म करके जा चुके होते हैं। इसमें ही ग्रैंड प्रिंस लैन की बारी आती है, तो वहीं उनका मुकाबला हिजू के साथ था। प्रिंस यान ने हिजू की खातिर ग्राउंड की टाइमिंग बढ़ाई थी। ये बात हिजू को नहीं पता थी। हिजू निशाना लगाती है, फिर उसके बाद उन्हें 9 पॉइंट मिलते हैं। प्रिंस यान निशाना लगाते हैं, उन्हें 10 पॉइंट मिलते हैं। ये देखकर हिजू उदास हो जाती है। ऐसे ही दिखाया जाता है। वहीं मिनिस्टर मिन उनके पास खड़े थे। वह इससे कॉम्पिटिशन की पार्टी में वे उनकी पार्टी में थे। उन्होंने कहा, तुम परेशान मत हो, अगली बारी मेरी, हम जीत जाएंगे। और ऐसे ही करके कुछ सेकंड राउंड जब स्टार्ट हुआ तो दोबारा से हिजू और प्रिंस यान की बारी आई। एक दफ़ा फिर हिजू को 9 पॉइंट मिलते हैं, प्रिंस यान को 10 पॉइंट मिलते हैं। ये देखकर पास ही बैठी यान को बताती है कि हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। हिजू के प्रपोजल सुनते ही यान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आती है। अपना पंखा खोल लेते हैं और अपने चेहरे पर लगाते हैं। यान अपनी स्माइल कवर कर लेते हैं अपने फैन से। हिजू को शक हुआ, कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे। फिर उसने पूछा कि क्या आपकी रिक्वेस्ट देखकर मुझे समझ नहीं आया, आपके मेरे बारे में अच्छा ऑप्शन है क्या आपके पास? प्रपोजल सुने तो यान उन्हें बताता है, देखो, उन टेबल की तरफ इशारा करते, मेरे पास बहुत सारे प्रपोजल आए हैं शादी के, और गिफ्ट देखो। ये देखकर हिजू को लगता है ये मुझे इनकार कर दे। उदासी का चेहरा देखकर यान अपने फैन हिजू की तरफ बढ़ाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारी क्या रीजन है जो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ये देखकर हिजू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। यह सुनकर यान हंसने लगता है। फिर हिजू ने उनको समझाया, देखा, बेहतरीन कंपनी की ब्रांड चलाती हूँ, मैं उसकी सीईओ भी हूँ। और ये सुनकर यान मुस्कुराता है। वह कहती है कि मुझे कोई पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ मुझ पर जो डेली बेस पर कस्टम लगाया जा रहा है वो कम हो जाए। वैसे मेरी आपसे शादी हो जाएगी तो मैं रॉयल स्टेशन की वजह से लोग मुझ पर उंगली नहीं उठाएंगे। और मैं ये भी जानती हूँ आप किसी भी काम में ससुराल वालों को ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। मेरा बड़ा भाई मुझसे जान छुड़वाना चाहता है, वह कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेगा आपको, इस लिहाज से आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा भी। हिजू ने तीर का निशाना बढ़ाते हुए यान की तरफ देखकर कहा कि आप मुझ पर ह्यूमन सील के तौर पर यूज कर सकते हैं। हिजू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो वही यान को इसने बताया कि यह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद हम दोनों डिवोर्स ले गए। यान की तरफ यह शर्त सुनकर हिजू को कहने लगा कि डिवोर्स के बाद सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा और आपकी रिक्वेस्ट फिर भी ठीक रहेगी। फिर यान हंसने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास आखिर ऑप्शन करने के लिए ही क्या पैसे के अलावा कुछ और है? हिजू ने एक प्यारा सा पोज किया और उसे कहने लगी कि मेरी ब्यूटी सबसे बड़ा मेरी खूबी है। और वह इन दोनों के रूम के बाहर एक सर्वर उनकी बातें छुप कर सुन रही होती है। ये बात देखकर यान का सिक्योरिटी आता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, एकदम से वो चौंक जाती है। वो कहती है, मैं तो यहाँ पे अंदर ये ले जाना जा रही थी। सिक्योरिटी कहता है, ये मुझे दे दो, मैं ले जाऊँगा अंदर। उसका असिस्टेंट यान का वो प्लेट लेकर अंदर चला जाता है। यान उसकी तरफ देखता भी नहीं और कहता है, ये रख दो मेज पर और बाहर चले जाओ। ये देख फिर उसके बाद खामोशी से कहता है, ये यहीं छोड़कर चले जाओ बाहर। यान और हिजू एक दूसरे
दूसरे की तरफ गुस्से में देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वीन से मिलने एक लेडी आई होती है जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। फिर लड़की जैसे ही क्वीन के रूम के अंदर दाखिल हुई तो उसके देखते ही क्वीन के चेहरे पर स्माइल आ गई। ही जो अपने ऑफिस में आ जाती है वो बहुत खुश हो रही थी। ये देखकर उसकी सिक्योरिटी कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है जो तुम इतनी खुश हो रही हो। वो कहती है ऐसा नहीं। वो कहती है कहीं यान ने तुम्हें कोई जहर खाने को नहीं कह दिया। वो कहती है नहीं, परेशान मत हो, रिलैक्स हो, ये सब पास्ट की बात थी। मैं बताना चाहती हूँ यान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। वो कहती है रिजेक्ट कर दिया है। वो कहती है हाँ। नो क्या आखिर रिजेक्ट का कारण क्या है। जब भी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसमें बताया जाता है यान कहता है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें रिजेक्ट क्यों कर रहा हूँ। इसने पूछा ऐसा क्या कमी है मुझ में। यान ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बता दूँ तुम कौन सा वो दे सकती हो। फिर मिस डू उनसे पूछती है आखिर रिजेक्शन की क्या वजह है। जब पे ही जो कहती है उन्हें ऐसी लड़की से शादी करनी है जिससे वो मोहब्बत करे, वो लड़की उनसे करे। ये सुन के ही डीयू कहती है कितना रोमांटिक पर्सन है। अच्छा ये सुन फिर हीजू को गुस्सा आ जाता है, वो उन्हें डांटने लग जाती है अपनी सिक्योरिटी को। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है यान अपने असिस्टेंट के साथ खड़ा होता है। असिस्टेंट पूछता है तुमने सच में उसे इनकार किया। यान ने कहा हाँ। वहीं दूसरी तरफ क्यून अपने रूम में बैठी थी, सभी प्रपोजल देख रही थी। हीजू भी उनके प्रोफाइल में नजर आई। फिर उसने अपनी असिस्टेंट को कहा मुझे इस लड़की से मिलना है, मेरी एक मीटिंग अरेंज करवाओ। दूसरी तरफ हीजू ने अपने मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग अरेंज की। कहा मैडम मैंने अभी प्रोजेक्ट तैयार नहीं करा है, अगले वीक दे दूंगा। हीजू ने कहा अब सब कुछ भूल जाओ, मुझे आपसे कोई केवर नहीं चाहिए। सुनकर मैनेजर परेशान हो गया। आखिर इस वक्त इस क्यूज मेरे पास क्या काम हो सकता है, वह सोचने लग गया। थोड़ी देर बाद जैसे मैनेजर मीटिंग के बाहर आया तो उसकी दोस्त उससे पूछने लगी आखिर मैम ने तुम्हें ऐसा क्या काम बता दिया है जो तुम्हारी शक्ल उतर गई है। वे कहते हैं तुम होश में भी हो या नहीं। वो कहता है कि मैडम को शादी करनी है। थोड़ी देर बाद इस मैनेजर ने बाहर आकर अपनी ये कॉन्टैक्ट कॉल की और उन्हें याद दिलाया कि अंकल मैंसन पर काम करते हैं, मुझे रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी का नंबर चाहिए, मुझे उनकी इंफॉर्मेशन निकाल कर दो। थोड़ी देर बाद मैनेजर जैसी अंदर आकर मिस ड्यू से मिलते हैं तो उन्हें बताया कि आजकल पिंसियान बहुत सारी बिजी रह रहे हैं, उनका शेड्यूल हर वक्त बुकड है, इसलिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं उनके बारे में पता कर सकूं, यह सुनकर मिलकर बता सकूं। ड्यू ने कहा कि यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टैक्स लग रहा है, इम्पोर्ट टैक्स लगा, कोई तो मौका होगा ऐसे कि तुम बता सको आखिर पिंसियान कहाँ है। फिर मैनेजर ड्यू ने बिल्ली के पाँव के शेप का एक चैन दिखाया तो वह पूछने लगा कि आखिर ये क्या है। फिर उन्होंने जैसे ही कवर ओपन किया तो अंदर डीएसबी था। मैनेजर खुश हो गई, कहा कि यह तो मैं कहाँ से एक ही लिस्ट तैयार कर चुका हूँ। मैनेजर यान जहाँ भी जाते हैं एक जगह यह देखकर मिस ड्यू ने उन्हें थैंक यू कहा, वे चले गए। वहीं दूसरी तरफ पिंसियान घुड़सवारी कर रहे थे। ऐसे व्हाइट हॉर्स पर बैठे हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। इतने में ही एक घोड़े की आवाज़ आई। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वहाँ पर हमारी हीजू घोड़े पर भागती हुई आती है। जैसे ही पिंसियान ने का पास आई वो कहने लगी काफ़ी देर हो चुकी है, तकरीबन 2 मिनट हो गई है हमारी लास्ट मीटिंग को। हीजू कहने लगी कि यह तो मुझे पता है कि हम 2 दिन पहले ही मिले थे, हैरानी की बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं आपको। फिर यह पूछने लगी कि आप यहाँ अकेले क्यों कर रहे हो गार्डन में घुड़सवारी, अपने रॉयल हाउस में क्यों नहीं, आपके पास तो इतना बड़ा मैंसन है। वो कहने लगे कि बहुत लोग हैं वहाँ पर, इस सिक्योरिटी भी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे अकेले में करना अच्छा है। वो कहने लगी चलो कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें कंपनी दिया करूँगी, अब से तुम मेरे साथ घुड़सवारी करना। ये कहकर वो चली गई। पिंसियान भी चले गए वहाँ से दूसरी तरफ। फिर दिखाया जाता है हमें पिंसियान एक रेस्टोरेंट में खाना खाए थे। जब दरवाजे पर नॉक हुआ वहाँ पर सामने हीजू खड़ी हुई थी। वो कहते तुम यहाँ कैसे आ गई, हैरान हो गए पिंसियान। वो कहते हैं ये मेरी फेवरेट जगह है। ये देखकर यान कहने लग गया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं तुम मेरा बैकग्राउंड चेक करवा रही। हीजू यान की तरफ देखती है। फिर दिखाया जाता है यान कहीं जा रहे थे रोड पर, वहीं साइड में हीजू भी आ जाती है, अपनी कार रोकती है और फिर हीजू अपना आईना ओपन करती है और अपने हाथ से दिल का निशान बनाती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। ये देखकर यान चिढ़ जाता है और यान को बहुत गुस्सा आता है
यान अपनी कार जल्दी से आगे ले जाता है। फिर दिखाया जाता है यान मूवी देखने आया था सिनेमा हॉल में, वहीं हीजू भी पास आ जाती है और बैठ जाती है, यान की तरफ देखती है। फिर दिखाया जाता है कुछ देर बाद यान जोकिंग कर रहा होता है, वहाँ भी हीजू आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिक्स कर रही थी। इतने में ही यान उससे आगे भाग जाता है। ये इतने में ही यान अपने घर से निकलता है और अपनी असिस्टेंट से पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ। असिस्टेंट पूछता है आप ठीक लग रहे हैं, वैसे आप अचानक आज क्यों पूछ रहे हो सर। वो कहता है क्योंकि वो लड़की अचानक से कहीं भी सामने आ जाती हूँ और मुझे हैंडसम दिखना है, क्योंकि मेरे पर ओकेशनल लुक सूट नहीं करेगा। यान अपनी कार में बैठकर चला जाता है और शॉपिंग करने के लिए। इतने में ही हमें दिखाया जाता है हीजो अपने ऑफिस में बैठती है, जब भी उसके पास कॉल आती है उसकी भाभी की। उसकी भाभी कहती है कि आज तुम्हारी रेंज डेट फिक्स हो चुकी है, तो सब तुम्हें कब आ रही हो तुम घर पे। उसका भाई भी ये बातें सुन रहा होता है। पापा तुम्हारे से बहुत उम्मीद कर रहे हैं, इस बार तुम उन्हें नाराज़ मत करना। हीजू कोई भी बहाना मत बनाना। यह कहने के बाद लड़के तुम्हारी आईडी और प्रोफाइल शेयर कर रही हूँ मैं तुम्हें, तुम यह देख लेना। हीजू यह सुनकर उसे गुस्सा तो आता है। फिर उसके बाद हीजू उस लड़के से मिलने चली जाती है और वो हीजू कहती है हीजू का बिहेवियर बहुत ओल्ड था और इनको इग्नोर करती रहती है, वो बस देखती रहती है आगे। हीजू पूछती है ये पेंटिंग किसने बनाई है। वह कहते हैं प्रिंस लैन ने बनाई है। प्रिंस लैन की पेंटिंग को देखने के लिए मिलने आए थे वहाँ पर। सब सारी पेंटिंग यहाँ पे प्रिंस लैन की थी, जो उन्होंने बिल्लियों की पेंटिंग बना रखी थी। हीजू बस पूरे वक्त उन्हें इग्नोर करती है, कुछ ज़्यादा नहीं बोलती, इग्नोर करती हुई आगे जाती है। वो कहते हैं अपने बारे में कुछ बताओ। हीजू फिर भी इग्नोर करती रहती है, पेंटिंगों को देखती रहती है और वो देखती है कि इतनी सारी पेंटिंग प्रिंस लैन ने बना रखी है। वो देखकर ये चौंकती रहती है। हीजू जब भी एकदम प्रिंस लैन की सिक्योरिटी वहाँ पर आती है, हीजू को हाय करती है वो। फिर कहने के बाद हीजू कहती है हाय। फिर उसके बाद हीजू कहती है कि मैं तुम्हें मिलवाना भूल गई, सॉरी। वो कहता है कोई बात नहीं। हीजू ये जान के कर रही थी। हीजू कहती है जब ये एंगेज मैरिज है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, पापा को खुश करना चाहती हूँ मैं। हीजू ने मिस्टर किम के अपने भाई इसके बारे में पूछा और उनकी फैमिली के बारे में पूछा कि तुम्हारे भाई बहन कितने हैं। वो कहता है कि कोई नहीं। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। फिर ये कहने लग गई। हीजू ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। फिर हीजू ने इग्नोर कर देती है पूरी तरह। अगले लम्हे हीजू गाड़ी में बैठी थी और ये शक्ल काफ़ी डेस्परेट लग रही थी। इनको फ्लैशबैक आया कि मिस्टर किम ने उन्हें शादी के लिए इनकार कर दिया। हीजू ने जानबूझकर मिस्टर किम को इग्नोर किया था, वह सिर्फ इस रिश्ते को इनकार में बदलना चाहती थी। इसी अपने मिशन पर कामयाब हो रही। रात के वक्त प्रिंस यान अपने असिस्टेंट के साथ बात कर रहा था। उसका असिस्टेंट बताता है कि आपकी भाभी भी हीजू के बारे में पता कर रही है और वो कहता है कि मैंने हीजू के बारे में पता करा है, वे लड़की काफ़ी वेयर है, उसका आज तक के कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और ना ही उन्हें आज तक किसी को अपना दोस्त बनाया है। ये सुनकर प्रिंस यान मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये बात मुझे पहले ही पता थी। फिर दूसरी तरफ मदर क्यून लैंड दिखाई जाती है। उन्हें एक फ्लैशबैक आता है, वे अपने पति के साथ लड़ रही थी क्योंकि उनके पति कह रहे थे कि मैं राजा अपने भाई को बनाऊंगा और उन्होंने वसीयत भी लिखी थी। वे कहती थी नहीं, मुझे नहीं बनाना उसे राजा, हमारा बेटा राजा बनेगा अगला। इस पर लड़ते हुए वे कागज़ को जला देती है और उस कागज़ की वजह से महल में आग लग जाती है और महल में आग लगने के कारण ही राजा की मौत हो गई थी। उसी तरफ हमें यान सोता हुआ दिखाया जाता है। उसे सपना आता है वही आग का और इस कारण उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। उसे नहीं पता अगला राजा उसके भाई ने उसे बनाया था। वे टेबल पर बैठा हुआ होता है सुबह खाने की टेबल पर। यान की शक्ल काफ़ी बीमार लग रही थी। ये देखकर उसका असिस्टेंट परेशान होता है और कहता है आप इतने सेंसिटिव क्यों लग रहे हैं। दूसरी तरफ हीजू राजा को एक अवार्ड में जाना था। यान छुट्टी पे थे इसलिए किंग को अकेले ही जाना पड़ा। क्यून मदर उन्हें समझाती है कि तुम यान के बिना भी काम कर सकते हैं। वे कहते हैं, वे अंकल के बारे में पूछते हैं। क्यून मदर कहती है अंकल मत बोलो, उन्हें अंकल बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। किंग को बहुत डर लगता है क्योंकि वे अभी एक बच्चे ही तो थे। उनके भतीजे ने उन्हें फ़ोन करके बुला लिया था कि अंकल आप कहाँ हो, लेकिन वे तबीयत ख़राब में भी अपने भतीजे के पास चले गए थे।
पे हीजू भी आई हुई थी, उसे भी अवार्ड मिला था। हीजू यान से कहती है उसने उसे बहुत मिस किया। फ़ोटो खींचने के बाद हीजू अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती है। तभी वहाँ उसका दोस्त वो मिस्टर मिन से मिलती है। वे भी वहाँ आए थे। वे उसे बधाई देते हैं और वे उसके साथ डिनर करने भी जाती है। और ही मिन उसे बचपन से ही बहुत पसंद करते हैं वे, लेकिन उन्होंने उसे कभी ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ यान की तबीयत खराब हो रही थी। हीजू एक डॉक्टर को बुलाते हैं, इनका इलाज करवाते हैं। तभी क्यून मदर वहाँ आ जाते हैं। हीजू को छुपा देते हैं, पर क्यून मदर की नज़र उनके बैग पर पड़ जाती है। वे समझ जाती हैं कोई लड़की है। अगली सुबह हर तरफ फैल जाती है खबर। हीजू यान के अफेयर की खबर चलने लग जाती है। क्यून मदर लैन इस बात पर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे यान की बदनामी हो रही है। आखिर में हीजू यान को बताती है कि वह उनसे सिर्फ एक रॉयल टूर्नामेंट के लिए शादी करना चाहती है ताकि उसके समाज में इज्जत मिले। यान मान लेता है और कहता है ठीक है, फिर ग्रैंड प्रिंस की पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ। दो पार्ट 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और प्रिंस लैन ने ही हीजुन को स्कूल में जिताया था तीरंदाजी में जब वो उदास हो गई थी। लाइक कमेंट प्लीज़ ऐसे और ड्रामों के लिए।